गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है और किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, उस सिचुएशन में कैसी कैसी कौन कौन सी एंट्री होती है, क्या क्या करना होता है, उसको रिटायरमेंट जो जिस पार्टनर का हो रहा है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है, डिकीज पार्टनर का सेटलमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ये अपना है क्रैश कोर्स चालू हो गया है। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नई अपडेट बार बार आती रहेगी और आपको फायदा होता रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, रिटायरमेंट और डेथ जो है ये है रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन जो होता है उस सिचुएशन में एक नाम ये भी आता है रिटायरमेंट और डेथ। यानी कि आपको हमने कल के पिछली वीडियो में बताया था कि रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है। तो हमने बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो इसका मतलब रिटायरमेंट और डेथ भी एक रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इस टॉपिक में आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हिडन गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द वर्किंग डेट, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर और अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर। ध्यान से देखते रहिएगा, सारा सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम रिटायरमेंट वाले टॉपिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि रिटायरमेंट कैसे हो सकता है, कि कैसे कैसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा रिटायरमेंट हो सकता है। तो पहला टॉपिक है बेटा वे ऑफ रिटायरमेंट। वे ऑफ रिटायरमेंट में सबसे पहले मैंने लिखा है बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। किसी कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है, अगर वो पार्टनरशिप एट विल टाइप की है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप आपको पता होगा, एट विल टाइप की है, तो वो प्रॉपर नोटिस देकर क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अनुसार ही अगर कोई ऐसा कोई पार्टनर है जिसका एग्रीमेंट ही 2-4 सालों का बना हुआ है, तो वो एग्रीमेंट के अनुसार क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। तीसरा लिखा है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अर्थात सभी पार्टनरों की सहमति से किसी एक पार्टनर को हटाया जा सकता है, या फिर सभी पार्टनर आपस में सहमत होकर एक पार्टनर जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, सबसे ये तो था आपका वे ऑफ रिटायरमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, दोनों कॉमन रूप से चलेंगे, ज्यादा फर्क है नहीं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, तो उस पार्टनर को क्या क्या मिलता है। तो हमने लिखा है इंटाइटल्ड टू गेट, यानी कि उसे क्या क्या मिलने प्राप्त करने का अधिकार है। तो क्या है बेटा, सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस, जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है वो उसे मिलता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलता है। शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई रिजर्व पहले से बना के रखा है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, तो वो उसको उसमें भी हिस्सा लेने का उसका अधिकार होता है, क्योंकि उसका भी वो प्रॉफिट है, उसके प्रॉफिट के हिस्से में से काट के रखा गया था। फिर है बेटा नेक्स्ट, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द वर्किंग डेट। जितना दिन उसने काम किया है उस साल, उतने दिन का उसको प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस सब में भी अधिकार होता है। गुडविल में हिस्सा होता है, और भी बहुत कुछ है। मेजर यही था जो आपको बताना जरूरी होता है। ठीक, हम अब चलते हैं टॉपिक के बारे में कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान से देखना बेटा, इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहली बात तो हम आपको बता दें कि जब गेन ऑफ पार्टनर आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, याद रखना दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक में तो गेन लिखा रहता है कि रिमेनिंग पार्टनर का, और एक में गेन नहीं लिखा रहता है। जिसमें गेन नहीं लिखा होता है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर विथ शेयर 3:2:1, कैलकुलेट एनपीएसआर आफ्टर, किसी भी पार्टनर का नाम ले लो। अगर मैं बोलूं आफ्टर ए रिटायर, अगर ए रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा, 2:1। अगर यहां पर मैं ये लिख दूं बी रिटायर, क्या लिख दूं, बी रिटायर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इसको ढक देंगे 3:1। अगर मैं कह दूं कि सी रिटायर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 3:2। क्लियर बेटा, ये तो इजी वाला था, ये टिक द करेक्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट है गेन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आर गिवन। अगर रिमेनिंग पार्टनर का गेन क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। गेन कैसे कैसे दे रखा होगा, तो एक्वायर्ड, टू, गेट, सरेंडर, सैक्रिफाइस्ड, सेल, परचेज, इस रूप में दे रखा होता है। जैसे क्वेश्चन कह रखा होगा बेटा ए बी सी आर पार्टनर विथ शेयर 3:2:1। ए रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर एक्वायर्ड बाय बी एंड सी, और उसका शेयर किसके द्वारा ले लिया गया है, बी और सी के द्वारा। यहाँ पे एक्वायर्ड के बदले सेल भी हो सकता है, टुक हो सकता है, गेट हो सकता है, सरेंडर हो सकता है, कुछ भी होगा, करना आपको इसी टाइप से है। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए बेटा। अगर आपके पास 3:2:1 का रेशियो है, अगर ए रिटायर हो रहा है और उसका शेयर कौन ले लेता है, बी और सी ले लेता है, तो ध्यान से देखना बेटा कि कौन रिटायर हो रहा है, ए कह रखा है, किसने ले लिया, बी और सी ने। तो हम निकालेंगे सबसे पहले गेन ऑफ बी एंड सी निकाला जाएगा। बी का गेन कितना है, तो ए रिटायर हो रहा है, इसका शेयर है 3:2:1 यानी कि 6 मल्टीप्लाई इक्वली ले रहा है तो 1/2, 3/12 हो जाएगा। C को कितना मिल रहा है, तो C सर 3/6 का कितना हिस्सा इक्वली ले रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि कह रखा है A जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा B और C इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। अब NPSR इज इक्वल टू क्या होगा, NPSR इज इक्वल टू होता है OPSR प्लस गेनिंग रेशियो। लिखते भले ही गेनिंग रेशियो है लेकिन यहां पर लिखा जाता है गेन, ठीक। और हम निकालेंगे बी और सी का। बी का हिस्सा कितना है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा इस मार्कर के इंक से, हम आपको बता रहे हैं। बी का हिस्सा कितना है, तो बी है बेटा आपके पास, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3 2 5 1 6 6, और सॉरी बी का हिस्सा कितना है 2/6 और सी का हिस्सा कितना है 1/6। प्लस कर देंगे गेनिंग रेशियो 3/12 प्लस कर देंगे बेटा 3/12। कैलकुलेट करने पर एलसीएम आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 12 को 6 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा बेटा 2, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा 7/12, और इसका कितना आ जाएगा बेटा 12, यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/12। इन दोनों को प्लस करने पर डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा बेटा 7:5। क्लियर ये बात, क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका टॉपिक क्लियर, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फटाफट चलते हैं हम अगले टॉपिक के ओर। अगला टॉपिक है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिडन गुडविल बेटा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा, ये रहा सेकंड टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब वैल्यूएशन आपने पढ़ लिया है बेटा, पहले चैप्टर में पढ़ लिया है, सेकंड चैप्टर में। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट भी हमने उसमें पढ़ लिया, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो याद रखना बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो तो ये वाला याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब आपको यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आएंगे तो एमसीक्यूज में ये आंसर आपको टिक लगाना होगा। न्यूमेरिकल जब भी करो तो ये करना, और जब भी आपको टिक लगाना हो तो बेटा ये करना, ये ऑप्शन में आपको ना के बराबर मिलेगा। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क है, न्यूमेरिकल यही क्यों करना है, क्योंकि बेटा ये अगर करने लगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, हम अभी प्रूव करते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो 1:2:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ए के डेथ हो जाने पर बी और सी कितने रेशियो बांट रहे हैं, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है बेटा कितने में, 60, कितने में की गई है, 6 लाख की गई है। अब हम बात करते हैं कि ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होता है, तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में होता है, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले निकालूंगा मैं गेनिंग रेशियो। क्या निकालूंगा बेटा, गेन निकालूंगा। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है एनपीएसआर माइनस में ओपीएसआर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए, तो डेथ ए की तो ये तो चला गया बेटा। अब कौन है बेटा, बी और सी बचा हुआ है। तो बी और सी, बी ध्यान से देखो बेटा, बी कौन है, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/5, माइनस करूंगा कितना होगा 2/5।
सी का कितना है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/5, माइनस करूंगा कितना बेटा 2/5, तो कितना हो गया बेटा 0/5 हो गया, और इसका कितना होगा बेटा 1/5 हुआ। यहां पर ध्यान सुनिए, गेन किसको हो रहा है, बी को फायदा हो रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, क्योंकि जा रहा है ये, हो सकता है कि ये भी सेक्रीफाइस कर रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या होगी बेटा, फायदा किसको हो रहा है तो बी को, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या होगा बेटा यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना, तो बेटा 6 लाख है, 6 लाख को हम क्या करेंगे बेटा, उसमें उसका जितना सेक्रीफाइस हो रहा है बेटा वो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस ये कितना कर रहा है 1/5, और इसको फायदा भी हो रहा है उतना ही, तो ये 12×5 60, यानी कि 1,20,000 से क्या होगी बेटा एंट्री हो जाएगी। मैंने इसलिए कहा कि ये गलत है क्योंकि यहां पर है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग तो बेटा ए के डेथ हो जाने के बाद 2 बचे हैं, दोनों का कैपिटल डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर डेबिट हम सिर्फ किसको कर रहे हैं बेटा, बी को कर रहे हैं, क्योंकि फायदा क्या किसको हो रहा है, सिर्फ बी को हो रहा है। इसलिए न्यूमेरिकल करते टाइम ये याद रखना, और टिक लगाने वाले में ये याद रखना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हो, बस उस हिसाब से सोच लेना। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बेटा हम बात कर ले एक बार हिडन गुडविल की बात कर ले बेटा। हिडन गुडविल याद रखना बेटा, हिडन गुडविल इजी है। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो याद रखना बेटा कि कोई पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, उसको कितना पे किया जाता है, पेबल अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, यही क्या होता है बेटा गुडविल, पेबल अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। ध्यान सुनो, हमने सब कुछ कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उसका प्रॉफिट कितना, उसका ड्यू अमाउंट कितना आ रहा है 5 लाख, लेकिन उसको पे कितना कर रहे हैं 5,50,000, तो 50,000 जो है बेटा उसके हिस्से की क्या है गुडविल है। अगर फर्क ही पूछेगा तो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर से क्या करेंगे बेटा गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा टॉपिक है आपके पास रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये सेम टू सेम पिछले टॉपिक की तरह है बेटा, अगर असेट्स इंक्रीज करेगा तो इधर लिखेंगे, असेट्स डिक्रीज करेगा तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो इधर लिखेंगे। कुल मिला के वही बात, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट साइड हम फायदे को लिखते हैं, डेबिट साइड हम किसको लिखते हैं नुकसान को। अगर असेट्स में कमी और वृद्धि होने से फायदा हो रहा है तो इधर लिखेंगे, नुकसान हो रहा है तो इधर लिखेंगे। फिर सिमिलरली बेटा वैसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पहले कैलकुलेट करके दोनों तरफ टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद जिधर कम आएगा उधर पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिख देंगे, इधर ज्यादा आएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट के नाम से, और इधर कम ज्यादा आएगा तो किधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस के नाम से। यानी कि अगर इधर ज्यादा आएगा इधर कम, यानी कि आपका लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, ज्यादा टेंशन नहीं क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके पास बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये रामबाण वाला फॉर्मूला हमने कल भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूं। सिंपल है आप ये समझने की कोशिश करिए कि प्रॉफिट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। और दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक नहीं, कुछ भी दे रखा हो, अक्सर देखा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रिजर्व, कुछ भी दे दे आपसे, कुछ भी। याद रखना बेटा, अगर क्रेडिट बैलेंस है किसी का भी, आपको अगर दे दिया हो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या करेंगे बेटा 2 कर देंगे इसको, क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक। अगर यहां पर डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर रियलाइजेशन का क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर बात, क्लियर। मैं कहना चाहता हूं अगर किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो उसको डेबिट कर दो और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उस चीज को क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स को डेबिट कर दो, खत्म, ठीक। जनरली यहां पर एंट्री क्या होगी बेटा, क्रेडिट बैलेंस है तो डैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
या फिर ऐसा समझे कि प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स को। ठीक, अगर डेबिट बैलेंस है तो मैंने क्या कहा, उस चीज को कर दो, क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो, और ऊपर क्या लिख देंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए बात ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्या कर दो बेटा, रिजर्व प्रॉफिट वगैरह इस सब का, किसी का भी क्रेडिट बैलेंस है इन सब में से, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर क्रेडिट डेबिट बैलेंस है तो उस चीज को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। क्लियर, खत्म। नेक्स्ट है बेटा आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट इन टिल द डेट ऑफ वर्किंग डेट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कुल मिला के बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो क्या होते हैं, टाइप होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो है बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा है बेटा बेसिस ऑफ सेल। बेसिस ऑफ सेल, बेसिस ऑफ टाइम को बेसिस ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है और बेसिस ऑफ सेल। कुल मिला के ध्यान से सुनिए, बेसिस ऑफ टाइम वाले में आपको दो टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। एक तो बोल देगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर प्रॉफिट। अगर अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर प्रॉफिट बोल रखा है तो उस पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई जितने महीने उसने इस साल काम किया है अपॉन में 12, या फिर कितने दिन उसने काम किया है अपॉन में 365 मल्टीप्लाई हिज शेयर। पहले नेट प्रॉफिट जो है उसमें से उस दिन तक का प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वो पूरे साल का प्रॉफिट होता है। ठीक है, उस दिन तक कितना होगा वो प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, मल्टीप्लाई उसके हिस्से से करके हम क्या करते हैं बेटा, उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, उस दिन तक का प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, जिस रोज वो रिटायर हुआ है या फिर जो उसकी डेथ हुई है, उस दिन का अगर प्रॉफिट दे रखा है तो सीधे सीधे लिखेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका हिस्सा। सिमिलरली बेसिस ऑफ सेल वाले में अगर लास्ट ईयर का सेल दे रखा है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पार्टनर का, जो पार्टनर जा रहा है, सेल्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ये रेट जो है बेटा वो किसके लिए है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, है ना। सेल्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, क्योंकि ये पिछले साल का सेल है तो हम उस दिन का सेल निकालेंगे। उस ऐसा निकाला अनुमान लगाया जाता है, अगर एक साल का प्रॉफिट 10 लाख है तो 6 महीने का कितना होगा, तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे बेटा। अगर मंथ में है तो मंथ अपॉन 12 कर देंगे, अगर डेज में है तो डे अपॉन 365। यानी कि डे कब लेंगे अपन, तो डे अगर दे रखा होगा 16 जनवरी, 17, 15 ऐसे दे रखा होगा तो हम डेज लिखेंगे बेटा, डे कैलकुलेट करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई हिज शेयर। अर्थात पहले सेल्स, उससे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये पूरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई डेट से कर देंगे तो उस दिन तक का आ जाएगा, उसमें से उसका हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक, अगर लास्ट डेट का सेल दे रखा है, उस दिन तक का सेल दे रखा है, तो सेल्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, तो उस दिन का प्रॉफिट आ गया, उस दिन का प्रॉफिट आ गया तो उसमें से उसका हिस्सा दे देंगे, खत्म। अब जो आपके पास ये जो आपके पास टॉपिक है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वो यही है बेटा कि अमाउंट कितना दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को, वो ये वाला टॉपिक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर। बेटा ये मैं आपको एक अलग से एक वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, अभी आप लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है और बहुत बहुत सारा समय लग जाएगा। हम आपको इस टॉपिक के बारे में अलग से एक वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि औरों को भी फायदा हो। बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।